नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशीम कर्तनिया। मैं आप सबका स्वागत करता हूं प्रॉफिट फ्रॉम इट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वोल्टास लिमिटेड पे। इस कंपनी के ऊपर पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस करेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों हेवल्स पे भी एक वीडियो बनाया था। यदि आपने वो नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिएगा। वो भी एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है, ये भी एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक है। तो वोल्टास के बारे में हम पूरा समझेंगे। पास्ट कैसा था, अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा इसका हो सकता है, इसका जो फाइनेंशियल है वो कैसा रह सकता है, वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है कि नहीं, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। और मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि इस चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, वॉरेन बफे ने कहा है कि यदि आप जो बिजनेस आप समझते हैं, जो बिजनेस आपको अच्छे से समझ में आता है, उसमें सिंपली निवेश कर देना है। तो वोल्टास क्या करती है दोस्तों, सबसे पहले वो हम जान लेते हैं। तो वोल्टास देखिए क्या क्या बनाती है। एयर कंडीशनर, ठीक है, मतलब एसी बनाती है, रेफ्रिजरेटर, एयर कूलर, वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरीफायर, फिर कमर्शियल रेफ्रिजरेशन, मतलब यहाँ पे फ्रीज़र की बात हो रही है, डिश वॉशर, वाटर कूलर, माइक्रोवेव। तो ये जितने भी प्रोडक्ट अभी हमने नाम लिया दोस्तों, यहाँ पे क्या समझ में आता है कि वोल्टास के ये सारे प्रोडक्ट हम कहीं ना कहीं अपने घरों में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एकदम सिंपल बिजनेस है कि ये एसी बनाती है कंपनी, हम हर घर में एसी यूज़ करते हैं, तो हमें इसमें निवेश करना है जो प्रोडक्ट हम घर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसका इंडस्ट्री ओवरव्यू देख लेते हैं। तो इंडस्ट्री में यदि देखेंगे, हमने सबसे पहले प्रोडक्ट इसीलिए देखा था कि इन सब प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि नहीं वो समझने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यदि देखें पीसी टेलीविजन, ये हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का कौन सा है, देखिए यहाँ पे वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, ग्रोथ दिया है, और यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट पेनिट्रेशन दिया है। तो वॉशिंग मशीन का यदि पेनिट्रेशन देखेंगे तो पेनिट्रेशन लगभग 20% के आसपास है, और यदि ग्रोथ देखेंगे 9-10% के आसपास है। ठीक है, और रेफ्रिजरेटर का भी ऐसा ही है, 9-10% के, लेकिन पेनिट्रेशन यदि देखेंगे 40% का पेनिट्रेशन है। लेकिन एयर कंडीशनर का यदि मतलब एसी की बात कर रहे हैं, उसमें यदि देखेंगे, इसका ग्रोथ देखेंगे तो लगभग 14% का इसका ग्रोथ है अगले 5 साल के लिए, मतलब 22 से 27 के बीच में। ठीक है, 14% के इसमें ग्रोथ दिख रहा है, और यदि देखेंगे पेनिट्रेशन लगभग 20% का। मतलब एयर कंडीशनर जो सेक्टर है, मतलब एक एयर कंडीशनर जो सेगमेंट है, यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ मिल सकता है। और जो हमारा वोल्टास है इसी सेगमेंट में काम करता है, मतलब एयर कूलर बनाने का, मतलब एयर कंडीशनर, एसी बनाने का। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अब सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। सेक्टर एनालिसिस में हम इस अभी जो कंपनी लिस्टेड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए जितने भी कंपनी लिस्टेड है, टोटल यदि मार्केट कैप देखेंगे 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जिसमें से वोल्टास का कितना है, 58% का मार्केट शेयर है। मतलब जो मार्केट कैप है इसका सबसे ज़्यादा है, कितना है, 31,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और देखेंगे उसके बाद देखेंगे अंबर हो गया 14%, ब्लू स्टार का 20% और हिताची का 7% का मार्केट शेयर है। मतलब यहाँ पे देखें तो लीडर कौन है, हमारा वोल्टास लीडर है। उसके बाद देखते हैं सेल्स। तो सेल्स यदि देखेंगे तो वोल्टास कितना कर रही है, 8,000 करोड़ का सेल्स कर रही है, मतलब यहाँ पे भी लीडर है। और दूसरी कंपनी देखेंगे ब्लू स्टार 6,000 करोड़, एम्बर 4,000 और हिताची कितना कर रही है, 2,000 करोड़ का सेल्स कर पा रही है। प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट के मामले में भी वोल्टास सबसे आगे निकल के आ रहा है, लीडर निकल के आ रहा है। कितना, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 506 करोड़ का प्रॉफिट करती हैं। और बाकी जो कंपनी है, जैसे इसमें देखेंगे ब्लू स्टार 168, एम्बर 111 और हिताची 16 करोड़ का प्रॉफिट करे, मतलब बहुत कम है। तो यहाँ पे लीडर कौन है, हमारा वोल्टास, सेल्स और प्रॉफिट और जो मार्केट कैप का, तीनों चीज में आगे है। अब हम कुछ रेशियोज देखते हैं, पीयर ग्रुप में इसका कंपेयर करेंगे। लिक्विडिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो क्या होता है दोस्तों, लिक्विड एसेट मतलब लिक्विड लाइबिलिटी के, मतलब जो हम बात करें करंट लाइबिलिटी, उसके मुकाबले कितना करंट एसेट है। मतलब करंट लाइबिलिटी मतलब जो देना होगा, मतलब लाइबिलिटी है कंपनी के ऊपर, तो करंट लाइबिलिटी के मुकाबले कितना गुना इनके पास एसेट है वो देखेंगे, करंट एसेट है। फिर सॉल्वेंसी रेशो देखेंगे कि ये जो अपना डेट है, कर्जा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे वो देखेंगे। फिर देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ये हम कंपेयर करेंगे। तो पहले देखते हैं लिक्विड रेशो, मतलब लिक्विड रेशो में कौन सा हो जाएगा हमारा, लिक्विडिटी का करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ कितना गुना पे कर पा रही है करंट लाइबिलिटी के मुकाबले 1.7 गुना, मतलब अच्छा खासा है, मतलब पे कर सकती है। इनका करंट लाइबिलिटी के मुकाबले 1.7 गुना ये क्या है, इनका एसेट है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, जितना ज़्यादा होगा वो कंपनी उतना ही अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टास का अच्छा है, ब्लू स्टार इनका भी ठीक है, सबका ठीक है, बट यहाँ पे हम वोल्टास पे ज़्यादा नजर डालेंगे तो इनका कितना है, 1.7 है। उसके बाद देखते हैं सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो में यदि देखेंगे आप आईसीआर, इंटरेस्ट कवरेज रेशो, या फिर हम इसी को बोले डेट पेइंग कैपेसिटी, मतलब उनके ऊपर जो डेट है उसका कितना गुना पे कर सकता है। तो देखेंगे यहाँ पे डेट जो है उसका 31 टाइम्स पे कर सकता है, कौन, वोल्टास, जो कि बहुत अच्छा है। मतलब हम बोल सकते हैं ऑलमोस्ट डेट फ्री है, ये डेट फ्री कंपनी है। ब्लू स्टार देखेंगे, एम्बर
देखेंगे ये थोड़ा डेट है इसके ऊपर। हिताची देखेंगे ये भी डेट फ्री कंपनी है। उसके बाद देखते हैं डेट टू इक्विटी रेशो, ये जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो डेट टू इक्विटी रेशो देखिए वोल्टास का 0.07, मतलब ये क्या है, डेट फ्री स्टेटस बोल सकते हैं, और हिताची का भी 0.07। तो वोल्टास भी यहाँ पे अच्छा खासा हम देख पा रहे हैं कि वोल्टास जो है अपने डेट को मैनेज कर पा रही है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में नेट प्रॉफिट मार्जिन देखिए, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वोल्टास का सबसे ज्यादा है, कितना है, 8.22। और यहाँ पे भी लीडर निकल के आया। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी, मतलब पुराने समय में जो इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाया उनको आज कितना रिटर्न मिल रहा है, वो यदि देखे इक्विटी के टर्म में, तो यहाँ पे देख पाएंगे कि 15 गुना हर साल कमा के दे पा रही है। तो ये एक बहुत अच्छा है। रिटर्न ऑन पेड अप इक्विटी भी यहाँ पे हमारा वोल्टास का सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखिए 9% है, अच्छा है यदि बाकी कंपनी के साथ इसका हम कंपैरिजन करें। यहाँ पे ब्लू स्टार का ज़्यादा है, बट हमने बाकी सारे पैरामीटर देखा, सेल्स प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मार्जिन, डेट टू इक्विटी रेशो, सारे में कौन खरा उतर रहा है, वोल्टास। इसीलिए हम यहाँ पे कौन सा कंपनी चुनेंगे, वोल्टास चुनेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कंपनी के बारे में। तो जितना पीयर ग्रुप हमने कंपेयर किया तो हमारे पास क्या निकल के आया कि वोल्टास यहाँ पे लीडर है, तो वोल्टास पे हम फोकस करेंगे और इसी पे हम निवेश करने की कोशिश करेंगे। चलिए अब इंडिविजुअल कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते। तो यहाँ पे यदि देखेंगे सेल्स जो है 2003 में 1100 करोड़ का सेल्स करती थी और आज कितना कर रहे हैं 2022 में देखेंगे 8000 करोड़ का, मतलब 11% का CAGR ग्रोथ है, अच्छा ग्रोथ है दूसरे कंपनी के मुकाबले। मतलब जो दूसरी कंपनी है उससे यदि कंपेयर करेंगे तो वोल्टास का सबसे परफॉर्मेंस अच्छा है। चलिए अब देखते हैं प्रॉफिट CAGR यदि देखते हैं कितना है, 17% का CAGR ग्रोथ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2003 में 26 करोड़ का प्रॉफिट करती थी और आज यही कंपनी कितना कर रही है, 506 करोड़ का। और यदि CAGR ग्रोथ देखें तो 17% का CAGR ग्रोथ है। लेकिन इस सेक्टर में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो कम ज़्यादा होता रहता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं इनके जो इन्फ्लेशन है उसका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, इसके कॉस्ट ऑफ मटेरियल की जो मेन एक्सपेंस है कॉस्ट ऑफ मटेरियल ही है, तो उसके ऊपर इफेक्ट करता है। तो जब भी कई मतलब ऐसा घटना घटती है जिसके कारण मतलब इनके मटेरियल का दाम बढ़ गया तो उसका प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है। बट एक चीज़ अच्छी बात है कि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कभी लॉस में नहीं गया। मतलब 2003 से यदि अभी तक देखेंगे तो कभी इन्होंने लॉस नहीं किया। ये सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कोई भी अच्छे कंपनी का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यदि देखें नेट प्रॉफिट मार्जिन, वही है नेट प्रॉफिट मार्जिन लगभग इसका 5-6 एवरेज है इनका, जो कि अच्छा है। बाकी का हमने देखा था कि बाकी कंपनी के मुकाबले भी इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। रिजर्व देखें तो रिजर्व यदि देखेंगे 2003 में 155 करोड़ का रिजर्व था, जो आज 5,500 करोड़ का रिजर्व बन गया है, जो कि 35 गुना बढ़ा है। मतलब ज़बरदस्त रिजर्व इन्होंने इंक्रीज़ किया है। तो क्या जो पुराने इन्वेस्टर इसमें निवेश किए होंगे, क्या उनका पैसा बना है कि नहीं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए यदि 19 साल पहले कोई इसमें यदि 1 लाख रुपए लगाया होता तो आज कितने बन जाते दोस्तों, 2 करोड़ रुपए बन जाते इसमें। ठीक है, मतलब अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करके दिया है। तो इसी तरह यदि आपको भी पैसे बनाने हैं दोस्तों, आपको भी लंबे समय के लिए निवेश करना होगा, आपको भी पेशेंस रखना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि कई 1-2 साल तक ये परफॉर्म ही नहीं करेंगे, फिर ये एकदम मतलब एक फ्लैट प्राइस रेंज में ही चलेगा। तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्योंकि आप यदि चार्ट में देखेंगे, चार्ट में भी वही दिख रहा है कि यहाँ पे देखिए 1 साल पूरा कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, इधर भी फिर डाउन हुआ था, यहाँ पे भी कुछ समय यहाँ पे रेस्ट किया और फिर अभी क्या आया, अभी फिर से डाउनफॉल आया है। तो ये सारी चीज़ है, आपको ध्यान रखना है। कोई भी क्वालिटी कंपनी हमेशा नहीं चलेगा, कुछ देर आराम करेगा, कुछ देर चलेगा, फिर आराम करेगा, इस तरह से होता है। तो आपको भी क्या करना है, पेशेंस रखना है और लंबे समय के लिए निवेश करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हिस्टोरिकल ग्रोथ और देख लेते हैं क्या कैसा रहा इसका ग्रोथ। यदि देखें 19 साल का यदि ग्रोथ देखें, जो सेल्स में यदि ग्रोथ देखेंगे तो कितना रहा, सेल्स में देखिए 10% का ग्रोथ रहा 19 साल का। यदि प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 16% का, और EPS ग्रोथ है वो 16%, जितना प्रॉफिट है उतना ही EPS ग्रोथ। और 10 साल का देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 5% सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कितना है दोस्तों, 12% का। इसी तरह यदि 5 साल का देखेंगे 5% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो नेगेटिव है 5 साल में। ठीक है, और यदि 1 साल का देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ 5% का, और यदि सेल्स ग्रोथ 5% का और प्रॉफिट ग्रोथ 4% का। तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ हमें देखने को मिल रहा है, जो हिस्टोरिकल डेटा ये बताता है कि जो सेल्स है उसमें ज़्यादा ग्रोथ हमें नहीं मिला है इस सेक्टर में। सिर्फ इस कंपनी में नहीं, बाकी जितने कंपनी है उसमें भी ऐसा ही होगा, बट उसमें वोल्टास बेस्ट है। तो ऐसा क्यों है दोस्तों, जैसे कि हमें पता है दोस्तों अभी क्या है कि लोगों का इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम कम है,
जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा लोग क्या करेंगे, एसी यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एसी यूज़ करेंगे। फिर और क्या रीज़न है, और दोस्तों एक चीज़ ये भी है कि जैसे न्यूक्लियर फैमिली आजकल आपको ज़्यादा दिखते हैं कि सिंगल फैमिली रहना चाहते हैं और हर रूम में एक एक एसी चाहिए होता है सबको, तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में तो ग्रोथ मिलेगा। जैसे कि हमने देखा था कि एयर कंडीशनर का कितना ग्रोथ है, 14% का ग्रोथ अगले 5 साल में मिलेगा। तो ये हम उम्मीद कर सकते हैं, जो अभी सेल्स इतना कम दिख रहा है उसमें हम उछाल देख सकते हैं आने वाले समय में जब इनकम बढ़ेगी, ठीक है। अब करंट ट्रेंड देख लेते हैं। तो करंट ट्रेंड में देखिए सेल्स यदि देखेंगे 9 मंथ मतलब पिछले फाइनेंशियल ईयर का यदि 9 मंथ देखें तो 7.1% का था सेल्स। फिर देखिए ईयर ऑन ईयर 4.9% का था, लेकिन क्वार्टर ऑन में जबरदस्त जंप आया, कितना आया, 50% का सेल्स ग्रोथ आया। फिर देखेंगे यहाँ पे H1 का देखेंगे 28% का, मतलब यहाँ पे 2 क्वार्टर का हम Q1 और H1 का देख के हम ये बोल सकते हैं कि सेल्स में तो जबरदस्त ग्रोथ है, यहाँ पे डिमांड है। और एक्सपेंस भी देखिए, एक्सपेंस भी बढ़ा है कैसे, यदि देखिए Q1 में देखेंगे 56% और अभी H1 में देखेंगे 32%, और H1 में सेल्स कितना बढ़ा 28%, लेकिन एक्सपेंस कितना बढ़ा 32%। 28% के मुकाबले जो एक्सपेंस है वो ज़्यादा बढ़ा है। तो यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है कि सेल्स जितना बढ़ रहा है उससे ज़्यादा एक्सपेंस खर्चा हो रहा है, इसी कारण क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट होता है। तो देखिए प्रॉफिटेबिलिटी में क्या फर्क पड़ा, पहले यदि देखें 9 मंथ का कितना था, पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर में 11% का था। फिर यदि देखेंगे ईयर ऑन ईयर -4%, फिर देखेंगे Q1 में -9%, और यदि H1 में यदि कंपेयर करें तो H1 में हमें देखने को मिल रहा है कि जो अभी करंट रेट रिजल्ट आया है उसमें यदि देखेंगे तो 54% का डाउनफॉल आया है प्रॉफिट में। क्यों आया है दोस्तों, वही चीज़, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज हुआ है, इसी कारण क्या हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन हुआ है, ठीक है। मार्जिन देखेंगे इस साल यदि देखेंगे Q1 में 4% के लगभग था, अभी देखेंगे तो 2.2% का है, और EPS में भी वही जितना हम प्रॉफिट मान के चले वही उसी के लगभग यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिल रहा है। तो हम क्या उम्मीद करेंगे, करंट ट्रेंड देख के है दोस्तों हमें ये लगता है कि इस साल इसको हम लाइफ टाइम हाई प्राइस लगाते हुए नहीं देख पाएंगे, क्योंकि क्या हुआ है, इनका सेल्स में जबरदस्त डिमांड है बट प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, डाउन है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, इस साल हम इससे अच्छा परफॉर्मेंस का उम्मीद नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इन्फ्लेशन का इसके ऊपर कहीं ना कहीं मार पड़ा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस कंपनी में सबसे ज़्यादा जो सेगमेंटल रेवेन्यू कहाँ से है, शेयर कहाँ से आता है। तो जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये कौन सी कंपनी है दोस्तों, एसी बनाती है। तो एसी बनाती है तो क्या ये इसका जो मेन जो इनका इनकम होता है वो होता है कूलिंग प्रोडक्ट से, मतलब एसी जो होता है सेगमेंट है एसी, तो उसी से इनका ज़्यादा मतलब इनका ग्रोथ हो रहा है। और हमने क्या देखा था, और एक चीज़ कि जो एयर कंडीशनर है उसका क्या है 14% से ग्रोथ मिलेगा अगले 5 साल तक। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस सेक्टर में लगभग 12 से 15% हम उम्मीद कर सकते हैं अगले 5 साल में ग्रोथ होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। फिर आगे देखते हैं फ्यूचर एस्टिमेशन। तो फ्यूचर एस्टिमेशन में हम देख लेते हैं क्या हो सकता है। तो जैसे कि हमने सेल्स ग्रोथ कितना लिया है इस साल के लिए दोस्तों, हमने सेल्स ग्रोथ लिया है 15% का, कंजर्वेटिव लेके चला है। और जो प्रॉफिट ग्रोथ लिया है दोस्तों वो -50% का प्रॉफिट ग्रोथ लेके चला है। और इसी तरह यदि देखें इसका कितना क्या बनता है वो देख लीजिए, कितना इसका कैलकुलेशन आता है। 2022 में 8,000 करोड़ का सेल्स करती थी, लेकिन 2023 में ये 9,000 करोड़ के आसपास सेल्स करेगी, और 2035 तक आते आते लगभग 30,000 करोड़ का ये सेल्स करेगी। यदि प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट कितना था पिछले साल 506 करोड़ का, जो घट के इस साल 206 करोड़ आ जाएगा, और 2035 तक ये लगभग 2,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। यदि EPS देखें अभी पिछले साल 15.2 था, जो इस साल 6.2 के लगभग आएगा, और 2035 तक यही हम 61 देख पाएंगे। और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करूं तो यहाँ पे देखिए कितना है, 380 था पिछले साल, इस साल यदि देखिए 154 इंट्रिंसिक वैल्यू आता है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब फेयर प्राइस, ना महंगा ना सस्ता। और यदि देखेंगे 2035 का लगभग 1500 का इसका इंट्रिंसिक वैल्यू बन रहा है। तो क्या हमें ये शेयर इंट्रिंसिक प्राइस पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी का शेयर है, इस सेक्टर का बेस्ट कंपनी है, तो ये हमें इंट्रिंसिक प्राइस पे नहीं मिलेगा। तो हमें किस प्राइस में खरीदना चाहिए, चलिए वो अगले स्लाइड में देखेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस करें कि देखिए सेल्स में जबरदस्त ग्रोथ है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डी ग्रोथ है। तो 500 से 200 मतलब क्या हो रहा है, सीधा आधा हो रहा है, जिसके कारण EPS भी आधा हो रहा है। तो हम क्या उम्मीद करेंगे इससे कि इस साल क्या होगा, इसका प्राइस डाउन होगा, कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड एक घूमेगा। तो चलिए वो हम चार्ट में देखते हैं आगे। तो ये इसका चार्ट है, चार्ट में देखिए इन्होंने अभी देखते हैं तो 50 EMA भी तोड़ दिया है। तो इसका बाइंग प्राइस जो है 856 के आसपास से आपको डेफिनेटली जो SIP कर रहा है वो रेगुलर SIP करते रहें, और जो एक मुश्त भी खरीदना चाहता है, जो अच्छा मतलब क्वांटिटी में भी खरीदना चाहता है, तो अभी भी ये बाइंग रेंज में ही है,
हम इसको यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि और नीचे आता है, मान लीजिए यदि नीचे आता है 670 के आसपास, मतलब 100 EMA, तो यहाँ पे भी हमें एक्यूमुलेट करना है। दोस्तों क्या होता है, जब हम किसी कंपनी को खरीदते हैं तो क्या होता है कि कुछ लोग जब उसको गिरने लगता है तो घबरा जाते हैं, जब नीचे आता है। दोस्तों जब आपने पहली बार वो कंपनी खरीदा था तब आपको डर नहीं लगा था, और जब नीचे आता है तब आपको डर लगने लगता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो इन्वेस्टर होते हैं, जब उसका जो मेन उनका टारगेट होता है वो क्या होता है, वेल्थ क्रिएशन का। तो जब आपने खरीदा, मान लीजिए वहां से कुछ नीचे आया, क्वालिटी अच्छा है कंपनी में, उस समय आपको और खुश होना चाहिए, वहां पे आपको और ज़्यादा अच्छा लगना चाहिए, उस समय आपको और ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहिए। तो यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए। जो एसआईपी कर रहा है, रेगुलर एसआईपी करिए। और यहाँ पे आप कुछ जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे डेफिनेटली अच्छा खासा अमाउंट आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको तैयार रहना होगा। यदि 100 EMA भी आता है तो आपको क्या करना है, वहां के लिए भी तैयार रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्यूमुलेट करेंगे, और टारगेट जो नियर टर्म टारगेट है, 1 साल का टारगेट हम 1263 का देख सकते हैं कि 1 साल के अंदर हो सकता है ये इतना टच करे, ठीक है। तो ये कुछ हमारा एनालिसिस है। तो और अपने पोर्टफोलियो में कितना रखें दोस्तों, पोर्टफोलियो में आप 2% रख सकते हैं। यदि आपने हेवल्स रखा है तो 2% रखिए, यदि आपके पास हेवल्स नहीं है तो यहाँ पे आप बढ़ा भी सकते हैं, 2 से 3% भी रख सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों लास्ट में मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, यदि आपने निवेश करना है इस कंपनी में तो रिसर्च करके ही करिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही करिएगा। और ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया इसलिए आप ब्लाइंडली इस कंपनी में निवेश कर दें, नहीं, आप अपना रिसर्च करिए, उसके बाद ही निवेश करिएगा। कि ये जो पूरा वीडियो था एजुकेशनल पर्पज से ही था दोस्तों। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा दोस्तों। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।